अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। मैं सजाद हुसैन एक बार फिर से आपकी खिदमत में यहाँ पे आया हूँ। आज हम क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू करेंगे फिर से अगेन। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चैप्टर हैं क्लास 10 सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस का, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ में इससे पहले मैंने बताया कि किस तरीके से वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है अलग अलग कंट्रीज़ में काम करते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि नेशनल पार्टीज़, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे नेशनल पार्टीज़ क्या होता है, ठीक है। तो नेशनल पार्टीज़ की आज हम बात करेंगे। Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. Parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of federation. This is the case in India as well. There are some country-wide parties which are called national parties. These parties have their units in various states, but by and large, all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at national level. ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि आमतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर जो फेडरल कंट्रीज होता है, फेडरल कंट्रीज मीन्स वो कंट्री जहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। तो सेंटर गवर्नमेंट में जो पार्टीज होता है, जो नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है, दैट पार्टीज आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। और जो फेडरल लेवल पे होता है या जो स्टेट लेवल पे होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट पार्टीज। तो आज हमें यहाँ पे स्टेट पार्टीज की बात नहीं करने, पहले हमें यहाँ पे नेशनल पार्टीज की बात करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हर वो फेडरल कंट्री, फेडरल मीन्स वो कंट्री जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों लेवल के गवर्नमेंट्स होते हैं, उसमें नेशनल पार्टीज़ भी होते हैं और स्टेट पार्टीज़ भी होते हैं। नेशनल पार्टीज़ नेशनल लेवल पर इलेक्शन लड़ता है पूरा हिंदुस्तान के ऊपर। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्टीज़ अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब क्या है, नेशनल पार्टीज़ जो पूरे हिंदुस्तान की लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करता है। लेकिन अगर हम स्टेट पार्टीज़ की बात करेंगे तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पार्टीज ऐसे हैं जो स्टेट पार्टीज हैं, कुछ पार्टीज ऐसे हैं जो नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जो नेशनल पार्टीज हैं वो नेशनल लेवल पर पॉलिसीज, प्रोग्राम्स फ्रेम करता है, एस्टेब्लिश करते हैं और नेशनल लेवल पर ही वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी टाइप के फेडरल कंट्रीज में, फेडरल मीन्स जहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होता है, उस पे नेशनल लेवल पर भी इलेक्शन लड़ता है, कॉन्टेस्ट करता है, स्टेट लेवल पर भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। लेकिन कुछ पार्टियाँ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेशनल लेवल पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस। तो इन्हीं पार्टीज़ को हम कहेंगे नेशनल पार्टीज़। Every party in the country has to register with Election Commission. While the commission treats all parties equally, it offers some special party facilities to large and established parties. These parties are given a unique symbol. Only the official candidates of that party can use the election symbol. Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by Election Commission for this parties. That is why these parties are called recognized political parties, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हिंदुस्तान में, लगभग 700 से ज़्यादा या 700 तक 700 पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी इंडिया में आज के डेट पे हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हम स्टेट पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़ सबको गिन चुन कर काउंटिंग करते हैं तो 700 प्लस पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें से सारे पार्टीज़ को, ख़ास तौर पर जो स्टेट पार्टीज़ होते हैं या जो नेशनल पार्टीज़ होते हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पूरे भारत के, पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारियां वो लेते हैं, ठीक है। जब भी कभी इलेक्शन होता है या कुछ और चीज़ें होता है या होने वाला है तो उसका सैम्बल, उसका टाइम, इलेक्शन कब होगा, उसमें कितने खर्चे होंगे, उम्र कितना रखेंगे, कैंडिडेट्स के लिए कितना एज होगा, वोटर्स के लिए कितना एज होगा, ये सब कुछ कौन बनाता है? ECI मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स भी होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरह एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होता है, दूसरा इलेक्शन कमिश्नर्स भी होता है,
ठीक है, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करता है, ECI, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो बाय एंड लार्ज जो बहुत सारे बड़े पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस और BJP जैसे जो बड़े पार्टीज हैं, जो कॉन्टेस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, जो हिंदुस्तान के मेन पार्टीज हैं, ठीक है, उनके लिए ये अलग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलेक्शन टाइम्स, ठीक है। तो जो इस तरीके से जो लार्ज पार्टीज हैं उनके लिए ये अलग से मतलब क्या करते हैं, अलग से इलेक्शन का इंतज़ामात करते हैं, ठीक। तो जो छोटे पार्टीज हैं उनके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टीज हैं या जो स्पेशल पार्टीज हैं, ठीक है, जो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं जो नेशनल लेवल पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, उनके लिए अलग से फैसिलिटीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन सारे पार्टीज़ को, वो सारे पार्टीज़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है, उनको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन detailed criteria of proportion of votes and seats that our party must get in order to be recognized party. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बनाया है कि भाई एक पार्टी को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मींस ECI में रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए या उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल को मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता हूँ, 2-3 नफ़र लेके मैं गलियों में घूमता हूँ, मेरा ये पार्टी है वो पार्टी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि मुझ में वो सारे पार्टीज़ के क्राइटेरियाज क्रैक नहीं होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास पब्लिक सपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास अपना एक एजेंडा होना चाहिए, पार्टी का एक आइडियोलॉजी होना चाहिए। तो एक पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, इसका शर्त और इसकी कंडीशंस और इसके क्राइटेरियाज कौन फ्रेम करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको फ्रेम करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा कि ये पार्टी स्टेट पार्टी है कि ये नेशनल है, या ये रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं होगा, ठीक है। ए पार्टी दैट सिक्योर्स at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly of a state wins at least 2 seats in recognized as a state party, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल उसको कम से कम अपने स्टेट के, अपने रियासत के, फॉर एग्जांपल हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली की तरह या पंजाब की असेंबली की तरह अपना जो स्टेट का जो असेंबली होता है, उस असेंबली में अगर उसको 100% में से 6% वोट जीत जाते हैं, या जो जितना सीट हैं उसमें से 6% अगर वो सीट जीतता है, टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मतलब 6% उसको वोट आता है, सॉरी, और कम से कम वो 2 सीट जीतता है उस असेंबली में, ठीक है, 2 MLA का वो सीट जीता है। एक पॉलिटिकल पार्टी था, फॉर एग्जांपल उसने 2 MLA जीता, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी नया था, 2 MLA उसने जीता, और जितना भी वोट कास्ट हुआ, फॉर एग्जांपल 50% वोट कास्ट हुआ, 60% वोट कास्ट हुआ, उसमें से अगर उसको 6% वोट उस पार्टी को आ जाता है, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अभी स्टेट पार्टी बनाने के लिए वो उसको अलाउ करता है। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को क्या होने चाहिए, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होता है MLA, उसका कम से कम उसको 6% वोट आना चाहिए, 2 MLA का सीट भी जीतना चाहिए, तब जाके उसको स्टेट पार्टी बनाता है। ए पार्टी दैट सिक्योर्स, अब इसके बाद नेशनल पार्टी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने स्टेट पार्टी की बात किया, अब देखो नेशनल पार्टी हम कैसे बनाएंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे स्टेट पार्टी बनने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टीज को अपने स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको फॉर एग्जांपल 100% तो कास्ट नहीं होता है वोट, ठीक है, फॉर एग्जांपल 60% या 40% वोट अगर कास्ट होता है, तो उसमें से या 90% उसमें से 6% उस पार्टी को आना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, उसको 2 MLA जीतना चाहिए, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अभी क्या बनाएंगे, स्टेट पार्टी बनाएंगे। अभी नेशनल पार्टी बनाने का दूर की बात है, ठीक है। इसके बाद नेशनल पार्टी के लिए क्या करना चाहिए एक पार्टी को, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। एक पार्टी
जो एटलीस्ट कम अज कम 6% सीट जीतता है, किसमें 6%, वो मतलब टोटल वोट्स में से 6% अपने जेब में करने में वो कामयाब होता है लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एमपी का इलेक्शन था, अगर एमपी के इलेक्शन में मान लो कि कांग्रेस तो अभी नेशनल पार्टी है, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल कांग्रेस नेशनल पार्टी नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि तो कांग्रेस को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना चाहिए, लोकसभा का जो एमपी इलेक्शन होता है उसमें से 6% वोट उसको आना चाहिए, और अपने स्टेट के या 4 स्टेट के, नेशनल पार्टीज का मतलब ये है कि जो हर रियासत में और नेशनल लेवल पर भी वो पार्टी होता, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी जो है वो हर स्टेट में पाए जाते हैं और नेशनल लेवल पर भी पाए जाते हैं, तो उसने ज़रूर ये कंडीशंस पूरे किए होंगे तभी तो वो नेशनल पार्टी बना है। तो एक नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा या एमपी के इलेक्शन में उसको 6% वोट आने चाहिए। एक दूसरा, 4 रियासत के असेंबली में क्या होना चाहिए, उसको कम से कम 4 सीट लोकसभा के जीतने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया पार करने में कामयाब हो जाते हैं तब जाके इसको नेशनल पार्टी बनाएंगे, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था इसका क्राइटेरिया। According to this classification, there were 7 recognized national parties in the country in 2018. Let us learn something about each of these parties. इन सारे क्लासिफिकेशन की वजह हिसाब से, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा कि नेशनल पार्टीज़ बनने के लिए कोई भी गली में घूमने वाला इंसान नेशनल पार्टी नहीं बन सकता, उसके लिए कंडीशन है, क्राइटेरिया है, उन सबको पास करना पड़ेगा तभी तो वो नेशनल पार्टी बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पे कहा था, इसीलिए यहाँ पे कहता है कि नेशनल पार्टीज़ बनने के लिए और जिस भी नेशनल पार्टीज़ का ये क्राइटेरिया क्रॉस किया वो यहाँ पे 7 पार्टीज़ हैं, ठीक है। ये 7 क्या है, नेशनल पार्टीज़ हैं जो नेशनल लेवल पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, वो अलग हैं, ये एक अलग कांग्रेस है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये एक नेशनल पार्टी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कब रिकॉग्नाइज हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। Launched on 1st January 1998 under the leadership of Mamata Banerjee, recognized it as national party in 2016. The party's symbol is flower and grass, committed to secularism and federalism, has been in power in West Bengal since 2011. Also has a presence in Arunachal Pradesh, Manipur and Tripura. ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो सबसे पहले वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है, वेस्ट बंगाल बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है। इस पार्टी को 1 जनवरी 1998 में एस्टेब्लिश किया अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में, ममता बनर्जी जो अभी वेस्ट बंगाल का CM है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा तौर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का हुकूमत आता है, अभी भी इसका हुकूमत है, तो इसका CM है ममता बनर्जी, एक लेडी है, ठीक है। इसके बाद इस पार्टी को नेशनल पार्टी कब बनाया, 1998 से 2016 तक ये पहले क्या था, स्टेट पार्टी था। आज के बाद ये स्टेट पार्टी भी है, नेशनल पार्टी भी है, तो 2016 में इसको नेशनल पार्टी बनाया क्योंकि इसने सारे क्राइटेरियाज पास किया, ठीक है। इस पार्टी का सिंबल जो है वो फ्लावर और ग्रास है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, नीचे ग्रास है ऊपर फ्लावर है, ये इसका है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। इसका जो इरादा है, इसका जो आइडियोलॉजी है, इसका जो कमिटमेंट है वो है सेक्युलरिज्म, मींस सारे मजहब को बराबर नज़र से देखना, और फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर काम करना और सबको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। ये पार्टी जो है वेस्ट बंगाल में 2011 से कंटिन्यू हुकूमत में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का जो सरकार है वो 2011 से 2020 तक लगभग 9 साल हुआ, 9 साल तक ये कंटिन्यू CM मतलब इसका ये तृणमूल कांग्रेस जो है वेस्ट बंगाल में अपना कब्ज़ा जमाने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अलावा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इन तीनों स्टेट्स में अपना जो है कदम जमाने में कामयाब हो चुका है। तो अगर हम नेशनल लेवल की बात करेंगे, इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट गॉट 4.7% वोट्स एंड 122 सीट्स, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है। अगर हम जनरल इलेक्शन मीन्स लोकसभा की MP इलेक्शन की बात करेंगे, जहां पे 2019 में जो हमारा सबसे जो नया इलेक्शन हुआ था उसमें 4.7% वोट इसने मतलब अपने जेब में करने में कामयाब हुआ,
टोटल 543 सीट में से 22 सीट एमपी का ये जीतने में कामयाब हुआ और चौथा हिंदुस्तान का लार्जेस्ट पार्टी बनने में ये कामयाब हुआ। जैसे कि पहला बीजेपी हो गया, दूसरा कांग्रेस हो गया, फिर तीसरा कोई और हो गया, चौथा ये पार्टी आ गया चौथे पे, ठीक है। इसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, ये भी एक नेशनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएसपी कहते हैं, इसका सिंबल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एलिफेंट है, हाथी। तो ये भी पहले स्टेट पार्टी था, बाद में क्या बन गया, नेशनल पार्टी बन गया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशी राम सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी जिसको हम शॉर्टकट में बीएसपी कहते हैं, इसको 1984 में एस्टेब्लिश कर दिया एक शख्सियत था जिसका नाम था कांशी राम, ठीक है। इसका जो मेन मुद्दा और इस पार्टी को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि बहुजन समाज को, बहुजन का मतलब ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो समाज में कमज़ोर लोग हैं, जो समाज में दलित्स हैं, जो कास्ट के हिसाब से लोअर कास्ट है, जिनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिनको तंगी का सामना करना पड़ता है, जो पुअर हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो मजहबी तौर पर माइनॉरिटीज़ हैं, जो काफ़ी अक़लियत में हैं, जो काफ़ी कमज़ोर लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स हैं, उनको ऊपर लेने के लिए, उनकी मदद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। ड्रॉस इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर and Baba Saheb Ambedkar. Stands for the cause of securing the interest and welfare of Dalits and oppressed peoples. It has its main base in the state of Uttar Pradesh and substantially presence in neighboring states like Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, ठीक है। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो मैंने कहा कि आपको ये कांशी राम ने 1984 में इसका बुनियाद रखा। इसके अलावा इसमें दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या दूसरे कमज़ोर और समाज के जो बेचारे लोअर कास्ट होते हैं, ख़ास तौर पर दलित्स, उनके लिए, उनकी वेलफेयर के काम करने के लिए, उनकी राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए ये पार्टीज़ बनाया गया है, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि आपको बहुजन का मतलब ही है वीक पीपल्स, ठीक है। इस पार्टी का जो मेन इंस्पिरेशन, इस पार्टी का जो मेन मतलब ये है, क्या बोलते हैं इसको, जो टीचिंग्स हैं वो किसके हिसाब से चलता है। ये पार्टी जो हमारे आज़ादी के वक़्त या उससे पहले जो मेन लीडर्स था, जैसे कि महाराजा महात्मा फूले था, पेरियार रामास्वामी नायकर था, बाबा साहेब अम्बेडकर था, ये सब कौन था, हमारे आज़ादी से पहले जो है अजीम शख्सियत है जिन्होंने पुअर पीपल्स और हिंदुस्तान के दलित्स के लिए काम किया। इन्हीं की कहावत के हिसाब से, इन्हीं की मतलब सेइंग्स और इन्हीं की मतलब रास्तों पर चलते हुए ये पार्टीज़, इस पार्टी का मतलब बुनियाद रखा गया है। इस पार्टी का जो मेन मकसद वो ये है कि इंटरेस्ट और वेलफेयर्स को देखना, दलित्स और दूसरे जो मतलब बिछड़े हुए तबके के लोग हैं, इस पार्टी का जो मेन बुनियाद है, जिस तरीके से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो मेन बुनियाद था वो ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में रखा, इसी तरीके से इस पार्टी का उत्तर प्रदेश में है मेन बेसिस, ठीक है। और इस पार्टी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब, इन 5 स्टेट में, बल्कि कुछ और स्टेट्स में भी जो उत्तर प्रदेश के नेबरिंग हैं, इन स्टेट्स में भी क्या है, इस पॉलिटिकल पार्टीज़ का ब्रांच और इनका जो है शाखे चलता है। फॉर्मेट गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बार सरकार बनाया है। इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2019 it polled out about 3.63% votes and secured 10 सीट्स इन लोकसभा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाद ये पार्टी आ जाता है। लोकसभा के 2019 के इलेक्शन में 3.63% वोट हासिल करने में ये पार्टी कामयाब रहा है। 10 सीट जो है वो लोकसभा में जीतने में भी कामयाब रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आज का जो महान पार्टी, जिसको हम सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जिसने मेजॉरिटी हासिल किया है, उसी बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी कहते हैं, हिंदी में भाजपा कहते हैं। कमल का फूल है, लोटस फ्लावर है जिसका सैम्पल, ठीक है। फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द एरेस्टवाइल भारतीय जनसंघ
formed by Swami Prasad Mukherjee in 1951, wants to build a strong and modern India by drawing। तो यहाँ पे ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 में कायम किया गया। ठीक है, कब इसको बनाया? 1980 में। इस पार्टी को बनाने से पहले ये पार्टी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन था। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था भारतीय जना संघ। भारतीय जना संघ को स्वामी प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था। ठीक है, 1951 में भारतीय जना संघ, इस ऑर्गेनाइजेशन को, पहले ये पार्टी नहीं था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको स्वामी प्रसाद मुखर्जी ने बुनियाद रखा 1951 में। तो 1980 में इसी ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करके फिर से एक बार इसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पॉलिटिकल पार्टी में चेंज किया। तो पहले ये 1951 में इस्टेब्लिश किया, उस टाइम पे ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन था भारतीय जना संघ। बाद में इसको पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट कर दिया 1980 में। इसके बाद सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ जी, इसके बाद देखो यहाँ पे ये पार्टी किसके हिसाब से चलता है? बीजेपी जो है किसके हिसाब से चलता है? आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, बीजेपी जो है वो पूरे हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा है इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशियंट इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय's idea of integral humanism and Antodia cultural nationalism or Hindutva is an important element and it is conception of Indian nationhood and politics. Wants all territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion, and ban on religious conversations. Its support base increased substantially in the 1990s. Earlier limited to north and west to the urban areas, the party expanded its support in the southeast and northeast and to the rural areas. Came to be power in 1998 as the leader of National Democratic Alliance, including 7 regional parties। ठीक है, इस पार्टी का जो मेन मकसद है वो ये है कि पुराने हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से, जहाँ पे उपाध्यास और दीनदयाल के जो मतलब कल्चर का जो आइडिया है, उसी आइडिया के हिसाब से बीजेपी की पार्टी को चलाना है। और यहाँ पे कहता है कि बीजेपी अपने पार्टी को ह्यूमनिज़म और एंथोडिया के हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, ह्यूमनिज़म और एंथोडिया मीन्स इंसानियत के हिसाब से चलाएंगे। और कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्वा एक हिंदुस्तान का पहले ज़माने से लेकर आज तक एक कल्चर है। हिंदुत्वा कल्चर को हिंदुस्तान में फैलाना किसका? बीजेपी का मकसद है। और बीजेपी का और एक मकसद ये है कि पार्टी का पूरे हिंदुस्तान को एक बनाना, सबके लिए एक ही कानून, सबके लिए एक ही मतलब ये चीज़ें क्या बोलते हैं इसको, सबका अलग एक ही कानून, एक ही झंडा, 1 नेशन 1 फ्लैग 1 राशन कार्ड, जी आपने सुना है। ठीक है, इसके बाद जैसे जम्मू कश्मीर जो अलग स्टेटस जिसको दिया है, अभी तो उसको ख़त्म कर दिया है। तो बीजेपी का ये भी मकसद है कि जम्मू कश्मीर जैसे अलग अलग स्टेट्स को, जिनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनको 370 है या 371 है, कुछ और हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके एक बड़ा नेशन बनाना। तो बीजेपी ने ये कर दिया, 370 को रिमूव करके। ठीक है, तो बीजेपी ये भी कहता है कि इसमें बिना किसी मजहब के, बिना किसी रंग व नस्ल के सबको इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इक्वल ट्रीटमेंट कर रहा है। जिस तरीके से CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ था, उसी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी जो है वो सेक्युलर है। मुझे बीजेपी ज़्यादा कम्युनल ज़्यादा लगता है, सेक्युलर कम लगता है। 1990 में बीजेपी ने क्या किया? सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हुआ। इसके बाद धीरे धीरे करके बीजेपी पहले नॉर्थ इंडिया में, फिर वेस्ट इंडिया में, फिर अर्बन एरियाज़ में, फिर इसने अपने पार्टी का जो रूट हैं, जट हैं, वो साउथ इंडिया में, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज़ में भी इसने अपने पार्टीज़ को फैलाया और पूरे हिंदुस्तान में अपना जट मजबूत कर दिया 1990s में। ठीक है, ये 1998 में पावर में आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और NDA का सरकार बनाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। जिस टाइम पे कारगिल वार हुआ था, उसी टाइम पे NDA जो मतलब NDA उसको कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कांग्रेस बनाता है UPA, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। NDA का मतलब ये है कि जो BJP और उसके नीचे जो भी छोटे छोटे पार्टीज हैं, सबको मिलाकर ये पार्लियामेंट में एक सरकार बनाता है, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है,
या जॉइंट गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल बीजेपी के पास वोट ज़्यादा हैं लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि वो अपने लेवल पर एक सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको दूसरे पार्टी से 10-20 या 100 वोट तक उसको मतलब लाने हैं, उनका सपोर्ट उसको चाहिए, नहीं तो वो सरकार नहीं बना सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो इसीलिए बीजेपी जो है जब भी कोई सरकार बनाता है तो वो एनडीए का कोalition बनाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो 1998 में इसने एनडीए का सरकार बनाया और सेवरल बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ का इसने सपोर्ट लिया। इमर्जेड एज लार्जेस्ट पार्टी विद 303 मेंबर्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान का पार्टी हुआ, 303 इलेक्शन इसने वोट इसने हासिल किया। 303 पार्लिमानी सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हुआ 2019 में। इसके बाद करंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। अभी बीजेपी जो है सेंट्रल लेवल पर ये काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ ये पार्टी हम पढ़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, ये भी एक नेशनल पार्टी है। सीपीआई फॉर्मेड इन 1925, 1925 में इस पार्टी को बनाया गया। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, opposite to the force of secessionism and communalism, accept parliamentary democracy as a means of promoting the interests of working class, farmers and the poor, became weak after the split in the party in 1964 that lead to formation of CPIM. Significant presence is in the state of Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Its support base had gradually declined over the years. It secured less than 1% votes and 2 seats in the 2019 Lok Sabha election. Advocates the coming together of all left parties to build a strong left front. ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये एक लेफ्ट पार्टी है, मींस जो राइट वालों से इसका मेल मिलाप कम होता है। लेफ्टिस्ट हम इसको कहते हैं। लेफ्टिस्ट मीन्स जो मेन स्ट्रीम से काफ़ी दूर रहता है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहता है, इसको 1925 में एस्टेब्लिश किया। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीफ रखता है। मार्क्सिज्म मीन्स जो कार्ल मार्क्स एक फ़िलोसोफर था, वो जो कहता है उसके रास्ते पे चलता है। लेनिनिज्म मीन्स जो लेनिन, जो रशियन रिवॉल्यूशन में, जो यूरोप में जो लेनिन एक शख्सियत था, उसके हिसाब से, उसकी कहावत के हिसाब से, उसकी टीचिंग्स और उसके रास्तों पे चलने वाले, कार्ल मार्क्स और लेनिन के रास्तों पे चलने वाला ये पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में बनाया है। ये पार्टी दुनिया के बहुत सारे देश में भी हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। इनका मेन मकसद ये है कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को फैलाना, सेक्युलरिज्म सारे मजहब को बराबर नज़र से देखना, डेमोक्रेसी सबको बराबर हक देना, ठीक है। ये कम्युनलिज्म, सेशनिज्म मीन्स मजहब के नाम पे झगड़ना, अलग अलग हो जाना, ठीक है, सेपरेट स्टेट्स बनना, ठीक है, फसाद करना, फितना करना, इन सारी चीज़ों की ये पार्टी क्या है, ख़िलाफ़ है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करता है और समाज में ये कहता है कि अमीरों से ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत किस पे है, गरीबों पे है। तो इसीलिए वर्किंग क्लासेस जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं या जो पुअर पीपल्स होते हैं, उनके ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा फोकस करते हैं। ये पार्टी जो है पुअर और वर्किंग क्लासेस के लिए ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों ने कहा है कि कैपिटलिज्म की वजह से, ज़्यादा अमीरी होने की वजह से जो गरीब लोग हैं वो पिसते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये पार्टी, इसका मकसद ये है कि पुअर की मदद करना, पुअर से इनकी देखभाल करना। ये पार्टी 1964 में स्प्लिट हुआ था। SPLIT स्प्लिट मतलब टुकड़े हो जाना, 2 पार्टी हुआ था। इसमें कुछ लीडर्स, इनका नज़रिया अलग था, इन्होंने कहा कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, तो ये कुछ लोग इसी में रह गए, ठीक है। तो इसीलिए CPI और CPIM 2 कम्युनिस्ट पार्टी बन गया हिंदुस्तान में 1964 में। तो 1964 के बाद ये पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गया, उससे पहले ये पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था वो 2 हिस्सा हो गया। इसका कितना हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा।
1964 में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे इसमें जिनका नज़रिया सेम नहीं हो रहा था मैच, ठीक है। सीपीआई एक पार्टी बन गया, दूसरा पार्टी बन गया इसी पार्टी में से सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एक पार्टी पहले से जो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पार्टी का जो जट है ज़्यादा, इसका जो मतलब सिक्का कहाँ पे चलता है, केरला, बंगाल, पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु, इन सारे में इस पार्टी का काफ़ी ज़्यादा चलता है। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइनेड, धीरे धीरे करके इसने अपने बुनियाद को खो दिया, इसका आइडेंटिटी ख़त्म हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई बिकॉज 1964 में ये पार्टी स्प्लिट हो गया था। अगर हम 2019 की इलेक्शन की बात करेंगे तो 2019 की इलेक्शन में इस पार्टी ने सिर्फ 2 सीट हासिल कर दिया, ठीक है। और ये पार्टी, इसका जो मेन मकसद ये है कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है लेफ्ट पार्टीज़ को लेकर। इसके बाद हम देखेंगे कि मैंने अभी अभी कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 2 टुकड़ों में स्प्लिट हुआ था, ठीक है। तो पहले में हमने बताया कि सीपीआई खुद था, दूसरा यहाँ पे है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो 1964 में टुकड़े जब हो गया तो वो पार्टी अलग हो गया, उसने तो सिर्फ 2 वोट हासिल किया। अब हम देखेंगे कि इसने क्या कमाल किया। फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये पार्टी भी सेम है, इसी जो मतलब 1964 में जो स्प्लिट हुआ था, सीपीआई से सीपीआईएम बना था, इसका भी मकसद वही है कि टुकड़े होने के बाद भी इनका आइडियोलॉजी सेम है, ठीक है। सोशलिज्म को सपोर्ट करना, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, गरीबों को भी देखना, अमीर और गरीब दोनों को इक्वल नज़र से देखना, ठीक है, ताकि समाज जो है वो इक्वालिटी की तरफ जाए। मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की रास्तों पे चलना, ठीक है। और इम्पीरियलिज्म मतलब शख्सी राज और ज़ालिम बादशाह की हुकूमत के ख़िलाफ़ करना, कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ करना, कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ करना, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज ए यूज़फुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, ठीक है। डेमोक्रेसी को एक समाजी और इक़्तिसादी, मतलब समाजी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर डेमोक्रेसी को एक सही रास्ते पे चलाना ताकि गरीब अमीर सब के लिए फ़ायदा हो जाए। enjoys support in West Bengal, Kerala, Tripura, especially among the poor, factory worker, farmers, agricultural laborer and intelligentsia. Critically of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods in the country. इस पार्टी का जो जट है वो वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, त्रिपुरा में है, और वहाँ पे जो पुअर पीपल्स हैं, जो फैक्ट्री फार्मर वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर काम करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग जो है इस सीपीआई और सीपीआईएम को सपोर्ट करते हैं। ये पार्टी किसके ख़िलाफ़ है? ये पार्टी अमीरों, ज़्यादा अमीर लोग हैं उनके ख़िलाफ़ है, और ये पार्टी हिंदुस्तान में गरीब अमीर दोनों को एक ही नज़र से देखता है। ये पार्टी न्यू इकनॉमिक पॉलिसीज़ को क्रिटिक्स करता है, उसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि जब से 1990 में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एक मॉडल आया था, एलपीजी हम जिसको कहते हैं, ये सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, ये एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब से ये मॉडल आया है हिंदुस्तान में ओपन बिजनेस हुआ है, हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा आया है, हिंदुस्तान में ज़्यादा मार्केटिंग हुआ है, तो इसकी वजह से अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। ये कहता है कि फ़ॉरेन गुड्स और फ़ॉरेन कैपिटल्स और फ़ॉरेन लोगों को हिंदुस्तान में आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे गरीबों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। Was in powerful in West Bengal without a break for 34 years. वेस्ट बंगाल में इसने 34 साल हुकूमत किया कंटिन्यू, बिना किसी ब्रेक के। 34 साल वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने क्या किया? हुकूमत किया। इन द 2019 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, इट वन अबाउट 1.75% ऑफ वोट्स एंड सीट्स। 2019 के इलेक्शन में इसने 1.75% वोट हासिल किया और 3 सीट इसने हासिल किया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, जो हमने पहले बताया था, जो स्प्लिट होने से पहले, उसने कितना वोट हासिल किया? 2019 में 2 वोट। अब जो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट हैं, जो टुकड़ा हुआ था इन दोनों का 64 में, इसने 2019 के इलेक्शन में 3 हासिल किया, तो दोनों के ऊपर 3-2 5 वोट हासिल करने में ये कामयाब हुआ।
इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके बारे में आपको भी पता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, नहीं तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियोस में। खुदा हाफिज़।